हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 फ्रेंड्स का चैप्टर नंबर फ्रेंड्स 1 प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के फ्रेंड्स 100 इंपॉर्टेंट MCQ सवालों को। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम लोग आज दोस्तों क्लास 10 जो NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन, उसके लगभग 100 इंपॉर्टेंट MCQ सवाल है जो कि NCERT बुक से हर लाइन को ढूंढ कर निकाला गया है। उन सारे सवालों को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ताकि फ्रेंड्स हम लोग को एग्जाम में एक ही सवाल हम लोग को छूटे नहीं। हम लोग ऐसे सारे चैप्टर का मैंने MCQ सवाल लाने का सीरीज ला रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला एपिसोड है चैप्टर नंबर 1 का। इसके जितने सारे सवाल बनने वाले हैं उस सारे सवालों को हम लोग देखेंगे निचोड़, है ना। तो देखिए इसको सवालों को समझिए क्या कहता, आराम से समझेंगे, आराम से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न को क्या कहता है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कहता है। देखिए प्रश्न फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितनी नियम है। सबसे पहला सवाल में बनता है फ्रेंड्स प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है। तो हम फ्रेंड्स सब जानते हैं प्रकाश के 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। 2 नियम हम लोग पढ़ा था। पहला क्या होता है फ्रेंड्स आपका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, मतलब आई और आर बराबर होता है। पहला ये कहता है रूल। सेकेंड क्या कहता है फ्रेंड्स कि आपतन कोण किसी समतल फ्रेंड्स जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसके बीच में डाला गया जो विलंब होता है, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है ना। ये सेकंड नियम कहता है। तो इससे हमारा प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ये फ्रेंड्स क्या बोलता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल की फोकस दूरी होती है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे दर्पण होता है, किसी का फोकस दूरी निगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पूछ रहा है समतल दर्पण का। ये सर बहुत एग्जाम में आता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। देखिए समतल का जो फोकस दूरी होता है फ्रेंड्स आपका, ये आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है ना, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये प्रश्न फ्रेंड्स क्या बोल रहा है हमारा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरणें होती है वो गमन करती है, कहाँ गमन करती है, कैसे करती है। आपका ऑप्शन सीधी रेखा, बी है तिरछी रेखा, सी किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब फ्रेंड्स आप पहला चैप्टर जब पढ़िएगा फ्रेंड्स तो वहाँ पे प्रकाश का जो डिफिनेशन ही होता है उसमें सीधी रेखा होता है। प्रकाश जो हमेशा जो गमन करेगा सीधी रेखा में ही गमन करेगा, ठीक है। किसी भी लाइट जो रहेगा तो आपका सीधी से दर्पण नहीं रहता। तो वहाँ पे आप देख ही होंगे कि जब लाइट सीधा आता है वैसे चला जाता है। कभी देखें लाइट ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे जाता नहीं। तो लाइट जो होता है आपका सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें का बात करें, किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। आभासी होता है कि उल्टा होता है, बी में वास्तविक होता है, सी में कि काल्पनिक और सीधा होता है, और डी में कि आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो फिर इसका आपका आंसर जो डी हो जाएगा, ठीक है, आभासी और सीधा, ठीक है। इसका फिर आपका आंसर सी भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक और वास्तविक, काल्पनिक और आभासी दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। काल्पनिक और आभासी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है फ्रेंड्स हमारा कि किसी भी दर्पण में आप आप कितनी दूरी पर खड़े हो कि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बने। मतलब आप कौन ऐसा दर्पण होगा दोस्तों जिसमें आप कहीं भी खड़े रहें। आप जो है फ्रेंड्स आप मैंने कहीं भी खड़े रहें, आप मान लीजिए आपका है, ठीक है। तो आप कहीं भी फ्रेंड्स खड़े रहें, आपका जो प्रतिबिंब होगा तो आपका हमेशा क्या होगा, आपका ये सीधा ही बनेगा। कहाँ पे रहे, कौन सा दर्पण में रहे। तो इसका फ्रेंड्स आपका आंसर देगा समतल दर्पण। ये केवल और केवल आपका समतल दर्पण पॉसिबल है। आप लोग घर में ऐनक वगैरह देखते होंगे ना, तो आप कहीं भी रहते हैं, कितनी दूर रहता है, आपका प्रतिबिंब उतना ही सीधा बनता है और उतना ही डिस्टेंस में बनता है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अवतल और उत्तल में देखिएगा ना, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस अलग अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो याद कर लीजिए ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए फिर से लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कहता है। ये बोल रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो बहुत सारा किरण तो मिलकर किरण पुंज का निर्माण करता है, ठीक है। बहुत सारे जब किरण पुंज मिलता है फ्रेंड्स, किरण पुंज का निर्माण करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे तो बहुत सारे जब प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश पुंज का निर्माण करेगा, है ना। समूह को ही पुंज बोला जाता है, ठीक है। तो किरणों का समूह किरण पुंज, प्रकाश का समूह प्रकाश पुंज। इस सवाल एग्जाम में फ्रेंड्स आपका डायरेक्टली आ सकते हैं। ये सब इसलिए आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल एग्जाम में कहीं आते अलग से नहीं है। सब आपका बुक से पढ़िएगा तभी बनेगा। लेकिन आइए आपका बुक पढ़ने का दोस्तों टाइम है नहीं, इसलिए मैंने क्या कहूँ सारा बुक NCERT बुक से MCQ सवालों को ले आया हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं 7 नंबर को क्या कहता है। तेल लगा कागज होता है ना।
जैसे जब आप क्या करते हैं, कागज पे कभी कभी तेल वगैरह गिर जाता है तो देखते हैं उससे प्रकाश लाइट जो होता है ना पूरा पूरा नहीं गुजर पाता है, ठीक है, पूरा पूरा नहीं गुजर पाता है, मतलब कुछ ही भाग गुजरता है, ठीक है। तो इसलिए फिर तेल जो होता है, फिर तेल लगा कागज, वो क्या होता है दोस्तों आपका परभासी होता है, ठीक है। इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका परभासी हो जाएगा, ठीक है, परभासी हो जाएगा। वही फिर आप जैसे ग्लास देखिए, फिर ग्लास, तो फिर ग्लास से क्या होगा ना, फिर आपका लाइट जो होगा ना आपका आर पार हो जाता है, ठीक है, ये मतलब पारदर्शी है ना। वही मान लीजिए मिट्टी है, तो मिट्टी से क्या लाइट जाता है, नहीं जाता है ना, नहीं जाएगा लाइट, मतलब ये क्या अपारदर्शी है। तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर क्या बोलता है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को डॉट डॉट, आधुनिक जो क्वांटम सिद्धांत है, मॉडर्न क्वांटम प्रिंसिपल के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया। आपको ऑप्शन में तरंग, बी में है पार्टिकल्स, सी में कुछ नहीं, और डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा कण। आधुनिक जो क्वांटम सिद्धांत है फिर उसको अनुसार तो प्रकाश को पार्टिकल माना गया, मतलब पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, मतलब इसके कुछ मास होगा। लेकिन वही फ्रेंड्स जो पहले जो था, तो आपका जो न्यूटन साहब का जो बोला जाता था, तो तरंग में देखिए प्रकाश जो देखा जाए दोनों है, लेकिन यदि मॉडर्न देखा जाए क्वांटम फिजिक्स के अनुसार तो प्रकाश एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ठीक है। प्रकाश दोनों है, तरंग भी है और कण भी है, प्रकाश वेव और मैटर दोनों तरह बिहेव करता है, ठीक है, आगे पढ़ना आपको। लेकिन आधुनिक क्वांटम संख्या को कण माना गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते फ्रेंड्स 9 नंबर सवाल को क्या कहता है। प्रश्न फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि प्रकाश एक रूप है, प्रकाश क्या है। आपका ऑप्शन में शक्ति, बी में है बल, सी में ऊर्जा, डी में है कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसे, देखिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे सोलर प्लेट रहता है फ्रेंड्स, तो सोलर प्लेट में देखते हो क्या होता है, लाइट आता है, सनलाइट। सनलाइट से तो क्या होता है, सोलर प्लेट से क्या होता है, आपका घर में बिजली वगैरह ट्यूबलाइट चलते रहते हैं। मतलब क्या, प्रकाश में एनर्जी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी ना तो नष्ट होता है ना ही तो उत्पन्न होता है, मतलब कंजर्व होता है। मतलब जो प्रकाश का जो फ्रेंड्स आपका लाइट का जो एक एनर्जी था फ्रेंड्स आपका, वही एनर्जी यहाँ पे आ गया, मतलब कि इस तरह से ट्रांसफर हुआ, यानी प्रकाश ऊर्जा ही है ना। इस तरह से आपका आंसर बना देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सवाल नंबर 10 को। क्या बोल रहा, किस माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कण को क्या, देखिए बोला कि किसी माध्यम में जो प्रकाश की किरणों जो माध्यम के कण को क्या कहते हैं, है ना, मतलब जो किसी माध्यम जो प्रकाश की किरणें का जो कण होता है वो क्या करता है। तो इसका आपका आंसर है गर्म करता है, सी में आपका, बी में प्रकाशित करता है, डी सी में गति करता है, डी में से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसको, जब भी कोई माध्यम से फ्रेंड्स मान लीजिए बाटर ही है या कुछ भी है, वहां से प्रकाश की लाइटें जाएंगे ना, तो जो माध्यम के कण होगा क्या होगा, तो वो क्या गर्म कर देगा, माध्यम को गर्म करेगा, क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा होता है। सेकेंड, प्रकाश आता देखते हो कि प्रकाश जैसे सूर्योदय होता है तो आपका घर में लाइट आ जाता है, मतलब प्रकाशित भी कर दे रहा है, गर्म भी कर दे रहा है। सेकेंड, कण गति भी करने लगता है ना, प्रकाश के माध्यम की उपस्थिति में। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर को, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल है, फिर सारे सवाल में निकाले गए, बहुत ही मेहनत लगा, ठीक है, इसलिए आप आराम से देखिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस सारा आपका ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लेते चले आराम से, ठीक है। चलिए 11 नंबर, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है किस ऊर्जा का रूप है, क्योंकि ऊर्जा तो बहुत तरह का होता है, स्थितिज, गतिज, है ना, बहुत सारी ऊर्जा होता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये किस ऊर्जा का रूप है। आपका ऑप्शन में विकिरण रेडिएशन एनर्जी, बी में ध्वनि साउंड एनर्जी, सी विद्युत ऊर्जा, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विकिरण। विकिरण का मतलब क्या होता है पता है, रेडिएशन होता है ना। तो प्रकाश जो फिर आपका रेडिएशन एनर्जी का एक रूप है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश से ध्वनि उत्पन्न होगा नहीं, प्रकाश से विद्युत तो भाई प्रकाश थोड़ी हम लोग करंट मार देता है ना, लेकिन प्रकाश से क्या रेडिएशन उत्पन्न होता है, प्रकाश से बहुत सारे किरणें निकलते हैं रेडिएशन के रूप में। चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं 12 नंबर सवाल को क्या कहा था। प्रश्न ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। जो प्रकाश जो है, अभी मैंने हम लोग सीखा प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, प्रकाश अभी मैंने सीखा प्रकाश वेव होता है, प्रकाश कण होता है। तो प्रकाश जो तरंग होता है, लाइट वेव होता है, वो किस प्रकार का वेव होता है। आपका ऑप्शन में ध्वनि तरंग, ये तो होगा नहीं, बी में अनुदैर्ध्य, सी में यांत्रिक और डी में विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी से फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए, आपको 12th में पढ़ना होगा कि अलग चैप्टर नहीं हम लोग दिया। प्रकाश जो फ्रेंड्स आपका होता है ना, वो दोस्तों आपका होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। मतलब कि
प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश के फिर चलने के लिए ना कोई माध्यम हो सकता है नहीं, रहे या ना रहे बेचारा अपने मगन से चलेगा, है ना, याद रखिएगा। प्रकाश आपका कहीं भी चल सकता है, ठीक है, निर्वात से लेकर कहीं भी, इसका कोई जरूरी नहीं है माध्यम रहना ही रहना, लेकिन ये सब के लिए माध्यम जरूरी है, ये सब के लिए, लेकिन इसके लिए माध्यम जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल, क्या बोला 13 नंबर, किसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? मैंने नहीं बताया था कौन है जो इसके लिए कोई जरूरत नहीं माध्यम का, तो आपका ऑप्शन है प्रकाश, आपका ये हो जाएगा, है ना। लाइट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, रहे या ना रहे हमेशा गर्म, उसको आपको पता ही होगा कि सूरज कहाँ पे है भाई, सन देखते होंगे, सन यहाँ पे है, हमारा अर्थ आपका यहाँ पे है, अब बीच में कोई माध्यम है नहीं ना, फिर भी सनलाइट यहाँ तक क्यों आ जाता है? क्योंकि माध्यम नहीं फिर भी चलाता है, मतलब सनलाइट जो होता है वो क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, क्या बोलता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण जो होता है आपका, कॉनकेव जो होता है आपका, वो दर्पण होता है, इस तरह का जो दर्पण देखे हो आप लोग, उसका फोकस दूरी कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि इसका फोकस दूरी यहाँ पे होता है। हम सबको पता ही होगा कि एक्स एक्सिस में जब इधर जाते हैं तो इधर क्या होता है? निगेटिव होता है, और इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 सवाल को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोलता है 15 नंबर, कार के अग्रदीप के रूप में किसका उपयोग होता है? कार के अग्रदीप का मतलब पता है क्या होता है? अग्र का मतलब क्या, आगे होता है, और दीप का मतलब लाइट होता है, मतलब हेड लाइट। तो थोड़ा सा हिंदी वगैरह पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में हिंदी में पूछा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में सब हिंदी में लिखा रहता है। तो हेडलाइट में क्या होता है? कार का देखिएगा, कार या जो बाइक होगा उसके आगे एक बल्ब लगा रहता है, वो बल्ब से क्या होता है? लाइटें निकलती है, और लाइटें क्योंकि फैलाना रहता है ना, लाइट को क्या करना था? चलिए फैलाना नहीं, आपको एक जगह फोकसित करना रहता है लाइट को। देखिएगा कार चलाइएगा ना, तो आपका लाइट जो होगा ना फैलेगा नहीं पूरा, वो एकदम ऐसे एकदम जाएगा, दूर तक जाएगा एकदम, मतलब उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण क्या करेगा? फैला देगा ना, जो पूरा रोड पे फैला जाएगा, लेकिन अवतल वही क्या होता है आपका? ये फोकसित करता है एक जगह, ठीक है, तो उत्तल दर्पण इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते फ्रेंड्स हम लोग 16 नंबर सवाल को, क्या कहता है 16 नंबर सवाल फ्रेंड्स, बोला कि दर्पण का सूत्र होता है, तो मैंने इसी को प्रूव भी कराया, आप नहीं देख लीजिए, क्योंकि सवाल फ्रेंड्स आपका 5 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है, प्रूव करने के लिए रहता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यदि नहीं पता था। तो दर्पण का सूत्र फ्रेंड्स क्या होगा आपका आंसर? देखिए दर्पण फ्रेंड्स क्या होता है ना, देखिए दर्पण फ्रेंड्स आपका क्या होता है, ये क्या होगा आपका? मिरर होता है, ठीक है। और लेंस के लिए क्या होता है? लेंस, तो लेंस का मतलब लो, है ना, दर्पण सूत्र इसमें क्या जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा, और मिरर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये मैं ट्रिक बता रहा आपको, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही लेंस सूत्र रहेगा तो आपको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 फ्रेंड्स क्या बोलता है कि किस दर्पण से समानांतर आती किरण पुंज प्रवर्तन के बाद अभिसारित, अभिसारित का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है पता है? अभिसारित का फ्रेंड्स मतलब होता है आपका पता है क्या? एक जगह केंद्रित होना। तो कि कौन सा दर्पण, मान लीजिए मैं दर्पण एक लेता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, यहां से फ्रेंड्स आपका लाइटें आया, और लाइटें फ्रेंड्स यहाँ पे चलाएगा, फिर फ्रेंड्स मैं लाइटें ले जाऊंगा, वो लाइटें भी फ्रेंड्स ऐसे ही जाएगा, मैं इधर से लाइटें जाएगा, वो भी फ्रेंड्स ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जो लाइटें ना केंद्रित हो रहा है सी पे, इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं अभिसारित होना। तो ये फ्रेंड्स ओनली पॉसिबल होता है फ्रेंड्स आपका किसमें? आपका अवतल दर्पण में, क्योंकि ये अवतल दर्पण है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स, पढ़ते हैं सवाल नंबर 18 को, क्या बोलता है प्रश्न? बोल रहा है कि निम्न में कौन गोलीय दर्पण नहीं है? देखिए गोलीय दर्पण फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन सा। गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस बोला जाए तो अवतल होता है, और ये क्या होता है आपका? उत्तल होता है ना। इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव बोलते हैं, कभी कभी ये पूछ देता है, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। लेकिन एक तीसरा जो तो दर्पण होता है समतल दर्पण, वो कोई दर्पण फ्रेंड्स गोलीय दर्पण का टाइप नहीं होता है, तो गोलीय का तो मतलब क्या होता है? उसका परावर्तक सतह गोलीय होना, लेकिन समतल का गोलीय नहीं होता, इसका समतल सतह होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स सवाल फ्रेंड्स हमारा बोल रहा है फ्रेंड्स कि r बराबर 2f है, f बराबर r/2 सत्य है केवल
तो इसका आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए क्या फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स ये ना दोनों क्या होता है फ्रेंड्स आपका गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स आपका, ये गोलीय दर्पण होता है। अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स इसको प्रूव करना है, प्रूफ यदि करना नहीं आता तो प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सवाल ना 5 नंबर का आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने प्रूव किया था फ्रेंड्स, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता था थ्योरम में कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी का दुगुना होता है, या सिद्ध करिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कहीं वहाँ पे लिखा रहता था समतल दर्पण नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, इनफाइनाइट, इस हिसाब से R 0 होना चाहिए ना। तो ये आपका गोलीय दर्पण के लिए लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर चलो पढ़ते हैं 20 नंबर सवाल को क्या कहता है। प्रश्न फिर से बोल रहा है कि अवतल दर्पण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण फिर आपको पता ही होगा कि अवतल दर्पण के लिए क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी क्या होता है आपका, एफ का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो बोल रहा है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आवर्धन क्या होना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला को पता है, दर्पण के लिए क्या होता है, एम बराबर माइनस में भी बटा यू होता है ना। तो एम बराबर माइनस में भी बटा यू होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका तो निगेटिव ही आता है ना। तो यदि फ्रेंड्स यहाँ पर निगेटिव फ्रेंड्स यदि आता है एम बराबर, यदि एम बराबर फ्रेंड्स आपका निगेटिव आता है तो फ्रेंड्स आपका जो प्रतिबिंब बनेगा फ्रेंड्स आपका वो आपका फ्रेंड्स वास्तविक बनेगा। यदि वही फ्रेंड्स आपका एम बराबर पॉजिटिव आता है दोस्तों तो प्रतिबिंब आपका फ्रेंड्स ना काल्पनिक बनेगा, याद कर लीजिएगा, काम देगा आपको दर्पण मिलिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते 21 नंबर सवाल को क्या कहता है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। देखिए आप फिर बात पलट गया, अभी इसके पहले वास्तविक बोल रहा था, ये अभी बोल रहा है आभासी और सीधा बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड्स आपका कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और सेम आकार के बने, समान आकार के बने। तो आपका ऑप्शन ध्रुव पे, बी में अनंत पे, सी वक्रता केंद्र पे, डी फोकस पे। तो मैंने दोस्तों याद करिए, मैंने एक वीडियो लाया था उसमें बताया था आपको पूरा प्रतिबिंब का ना पोजीशन, कहाँ वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, है ना। लगभग ऐसे 6 पोजीशन बनते हैं, 6 या 8 बनते हैं, उस सबको मैंने बताया था। खैर आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ। प्रतिबिंब दोस्तों मान लीजिए अवतल दर्पण का बात करें ना तो ऐसे कर लीजिए, एग्जाम में रट्टा मत मारिए, समझिए, क्योंकि मुझे समझा, रट्टा मत मारिए, क्योंकि रट्टा करिएगा तो कब तक रहेगा यार भाई, आगे एग्जाम देने जाइएगा कहीं भूल जाएगा ना। तो मैं तो नहीं रटना। बोल रहा है कि अवतल दर्पण तो कहाँ रखना, सेम साइड के। तो फ्रेंड्स यहाँ एक होता है फ्रेंड्स सबका ये होता है एफ होता है, यहाँ फ्रेंड्स सी होता है। तो यहाँ वस्तु को फ्रेंड्स रखिएगा ना तो यहाँ से प्रकाश से जाएंगी और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ मान लीजिए ए है और यहाँ बी है। ठीक है, और दोस्तों इस तरीके से एक यहाँ से लाइनें जाएगा ना दोस्तों, वो यहाँ से आएगा और ये ऐसे काटेगा। और तो जहाँ फ्रेंड्स लाइनें काटती है मतलब यहाँ पे काटेगा, बनाना एक्चुअली पोजीशन, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है दोस्तों ए डैश और बी डैश, मतलब कि सेम साइज का यहाँ बनता है। यदि वक्रता केंद्र रखिएगा ना आर पे तो आपका सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा वक्रता केंद्र पे। चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर को। सवाल फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्यों भाई, देखिए दोस्तों सोलर कुकर में दोस्तों क्या होता है ना, एक तो मान लीजिए इस तरह का आपका कुछ कुकर आता है। ठीक है, मुझे एक्चुअली फिगर देखिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे सन लाइट रहता है। उस सन लाइट से फ्रेंड्स क्या होता है ना कि इसके ऊपर एक मिरर लगा रहता है। ठीक है, और मिरर से क्या होता है ना, सन लाइट आता है और इस पर तो मिरर जो रहता है फ्रेंड्स आपका अवतल दर्पण रहता है। क्यों रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि अवतल दर्पण तो फ्रेंड्स क्या करता है ना, आपका ये सारे सूर्य के लाइटों को ना ये फोकसित करता है, एक जगह केंद्रित करता है, और केंद्रित कर करके इतना गर्म कर देता है ना कुकर को कि कुकर में खाना बन जाता है। तो सोलर कुकर से खाना बनाते हैं, उस सोलर कुकर के ऊपर एक ग्लास लगा रहता है अवतल दर्पण, जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है, जिससे कि गर्म हो जाता है कुकर, खाना बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। अब मैं चूंकि एक्सप्लेन कर दिया हूँ तो आपको याद हो गया होगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, है ना। मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको याद आ जाएगा, ओ भाई ऐसा ऐसा था, हाँ सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं 24 नंबर सवाल को क्या बोलता है
किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? दृष्टि क्षेत्र बड़ा मतलब है ना, मतलब उस दर्पण में ना आप बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। दृष्टि क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि बड़ा दर्पण, ये गलत चीज होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब कि दर्पण ना बहुत ज्यादा चीजों को कवर कर ले। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उत्तल दर्पण। बोले कैसे? क्योंकि आप लोग फिर से कभी कभी गाड़ी वगैरह चलाते होंगे ना, मान लीजिए बाइक एकदम नया नया लिए हैं यामाहा का, और यहाँ पे एक दर्पण लगा लिए हैं, ठीक है, अब पूरा एकदम चला रहे हैं गाड़ी, तो यहाँ फिर क्या होगा, जितने पीछे पीछे चीजें रहेंगे ना, आपका बाइक हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे एक दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना, साइड की चीजों को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते 25 में सवाल पे क्या कहता है, बोल रहा कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका पता ही होगा दर्पण कौन सा होगा, धनात्मक किसका होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, और उत्तल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। और समतल दर्पण तो पता ही होगा, इनफाइनाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते 26 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का डॉट डॉट। तो हम सब पढ़े हैं कि आर जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, वो फोकस क्या होता है, आधा होता है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, दुगना होता है ना, दुगना होता है, ठीक है, यहाँ पे दुगना होता है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, आर बराबर क्या होता है आपका 2f होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, तो याद कर लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगना, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यदि वही फिर से आपका पूछता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो आधा होता है, ठीक है। इसी चीज को याद रखिए, सिली मिस्टेक आपसे हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज में पकड़ बनाइए आप लोग, थोड़ा बहुत आपका, है ना, ज्यादा नहीं। 27 नंबर, टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश की प्राप्ति होती है? जैसे मान लीजिए टॉर्च है आपका, मान लीजिए, ठीक है, टॉर्च है, तो टॉर्च से जो लाइटें कैसे जाता है पता है आपको? तो जो टॉर्च से फ्रेंड्स क्या होता है ना आपका समानांतर तो जाता नहीं है ना। तो इसका फ्रेंड्स आपका आंसर जाएगा संतृप्त प्रकाश पूछ जाएगा, ठीक है। टॉर्च लाइट से फ्रेंड्स जब प्रकाश से जाती है वो संतृप्त होती है, ठीक है, सैचुरेटेड लाइट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। सवाल नंबर फ्रेंड्स क्या बोला 28 नंबर, कि रोगियों के नाक हो या कान हो, गला हो आदि के जांच के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो प्रयोग कैसा करते हैं? मतलब देखिए कभी रोगी वगैरह जो होता है ना, वहाँ पे यदि नाक दिखाना हो, कान दिखाना हो, गला, तो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं ना एक लेंस टाइप का कुछ प्रयोग करते हैं, ठीक है, या कभी कभी टॉर्च प्रयोग करते हैं। तो टॉर्च में कुछ कुछ तो दर्पण ही लगा रहता है ना। तो फ्रेंड्स वो दर्पण फ्रेंड्स कैसा होता है देखने के लिए, कोई बड़ा चीज दिखना है ना, कुछ छोटी चीज को बड़ा दिखाना है, तो छोटे चीज को बड़ा दिखाना मतलब क्या, अवतल दर्पण। तब का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सवाल नंबर 29 नंबर को। क्या बोलता है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया था? मैंने यही बताया था, पश्च का मतलब क्या होता है, पीछे, और दृश्य मतलब देखने के लिए, है ना। तो आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है ना। सवाल नंबर 30 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो मैंने यही बताया था, क्या पूछ रहा है, आर दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर, आपसे पूछ क्या रहा है, एफ बराबर पूछ रहा है। तो हम सब चूंकि जानते हैं क्या होता है, एक बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, r/2, तो यहाँ से कर दीजिए 40/2 कर दीजिए, तो आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, बी, सॉरी सी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ, ठीक है, तो सी नंबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, क्या बोला सवाल, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण में ना आपका प्रतिबिंब जो हमेशा बनेगा काल्पनिक बनेगा, लेकिन दोस्तों अवतल दर्पण दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। यदि देखा जाए दोस्तों, अवतल दर्पण दोस्तों यदि फ्रेंड्स देखा जाए ना, तो आपका दोस्तों ना अवतल दर्पण तो कैसा बनता है आपका, वास्तविक प्लस, बच्चों जरा कंफ्यूजन था, मैं कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। यदि उत्तल पूछेगा ना, उत्तल, तो सिर्फ और सिर्फ आपका आभासी बनता है,
ठीक है, इमेजिनरी इमेज बनते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, काल्पनिक क्या आभासी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता। सवाल नंबर 32 क्या बोलता है, किसी गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन होगा। तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नहीं बताया था, एम बराबर क्या होता है माइनस में भी बटा यू होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ देखिए तो नहीं दिया है, देखिए ये बड़ा भी या फिर इसका आंसर एक और होता है माइनस होता है एच आई बटा एच ओ, मतलब कि याद दोस्तों एच डैश बटा एच मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ चूंकि दोनों फिर से आपका एक ही हो जाएगा, माइनस होता है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस एच बाई एच हो जाएगा, ठीक है। प्लस भी वही होगा नहीं दोस्तों आपका, क्योंकि एम बड़ा माइनस भी वही होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सवाल नंबर 32 नंबर को। बोला मुख्य अक्ष किसी दर्पण के ध्रुव पर होता है, मुख्य अक्ष किसी दर्पण के ध्रुव पर होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष मतलब मेन एक्सिस किसी दर्पण के ध्रुव पर कहाँ होता है, मतलब इसका आपका आंसर पूछ रहा है। तो हम सबको पता है दर्पण कैसा होता है, इस तरह का होता है, पीछे रंगा हुआ रहता है, और दर्पण का फिर से यहाँ पे क्या होता है, पी होता है, ध्रुव होता है, और इसमें जो मुख्य अक्ष ऐसे होते हैं। तो बताइए दोस्तों कि ये जो पी पे ये जो लाइन में गुजारा हूँ, ये लाइन क्या है, 45 पे है नहीं, 180 पे है, कौन पे झुका है नहीं, ये भी है आपका, ये आपका आंसर जगह अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर है, यदि यहाँ पे तो ये अभिलंब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे प्रकाश का अपरावर्तन और दोनों चैप्टर को लेंगे, एनसीईआरटी बुक में आपका दोनों एक ही में दिया हुआ है, तो मैंने दोनों को एक ही में लिया हूँ, ठीक है। मैं अलग से बस टाइम आपको पास करवाना है नहीं, इसमें सारा को एक ही में ले लिया हूँ, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना, वही हो जाएगा जो मैंने बताया था, आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है, और वही आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, बस वही हो जाएगा। 34 नंबर, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए देखिए तो अपवर्तनांक का दोस्तों मतलब क्या होता है ना, प्रकाश का चाल से, यदि इसका अपवर्तनांक मान लीजिए ज्यादा होगा ना, तो प्रकाश का चाल वहां पे क्या होगा ना, कम जाएगा। तो वायु में तो प्रकाश चाल होता है कुछ ना कुछ, बर्फ में भी होता है, कांच में, लेकिन तो हीरा जो देखा जाता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसका तो 2.44 होता है, इसलिए हीरा फिर क्या होता है, चमकता है ना। प्रकाश इसका क्या होता है 2.4 सबसे ज्यादा इसी का होता है, हीरा का ही होता है। आगे बढ़ते फिर हम लोग 35 नंबर को पढ़ते हैं, क्या कहता है, निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए दोस्तों अभिसारी का तो मतलब क्या होता है, फैला देना, सॉरी अभिसारी का तो मतलब होता है क्या करना, केंद्रित करना। तो दोस्तों इसमें एक लेंस है दोस्तों, अब उत्तल लेंस तो क्या करता है ना, सारे प्रकाश के किरणों केंद्रित कर देगा, तो उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसारी लेंस करता है। आगे फिर 36 नंबर सवाल क्या बोलता है, निम्न में कौन सा लेंस का अपवर्धन होता है, निम्न में कौन सा लेंस का आवर्धन होता है। देखो तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि यदि एम जो था तो ये माइनस भी वाई यू किसके लिए था, ये फ्रेंड्स क्या था, दर्पण के लिए था, लेकिन वही तो एम बराबर ना प्लस में भी वाई यू ये लेंस के लिए होता है। बच्चों को जरा कन्फ्यूजन आता है, मैं दूर कर देता हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एम बराबर भी बाई यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो आपको पता ही होगा कि चूंकि एफ यहाँ पे क्या दिया गया आपका प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो पॉजिटिव किस में होता है, एफ जो होता है दोस्तों आपका पॉजिटिव किस में होता है, आपका पता है, उत्तल में होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो इसको तो पी से डिनोट करते हैं, पावर। तो फ्रेंड्स पावर का तो मात्रक पूछ रहा है आपका,
तो इसका तो फार्मूला होता है 1 बटा आपका फोकस, मतलब 1 बटा फ्रेंड्स मीटर, यानी फिर आपका मीटर इनवर्स। इसको फिर हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स बोला कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो मैंने ही बताया था, ठीक है, सॉरी यहाँ दर्पण नहीं लेंस है ना। तो दोस्तों इसका फ्रेंड्स वही रहेगा जो आपका था, वही रहेगा, ठीक है। तो आपका अवतल लेंस हो जाएगा इसका आंसर। अवतल लेंस का फ्रेंड्स क्या होता है? फोकस दूरी आपका निगेटिव होता है, और उत्तल लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल को। क्या फ्रेंड्स बोला फ्रेंड्स कि UVF के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र बताइए। तो लेंस का मीनिंग क्या होता है? एलियंस। लेंस मतलब लो, और लो मतलब निगेटिव। मतलब क्या होता है? नेगेटिव कौन सा है? देखिए तो बी और यू के बीच निगेटिव साइन इसमें है ना, तो आपका ऑप्शन है बी राइट आंसर। लेकिन मिरर में तो अमीर हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? मिरर अमीर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये सब कन्फ्यूजन से आप दूर रहिए, क्योंकि मैं सब दूर कर देता हूँ, ठीक है। मैं देखता देखा यूट्यूबर को तो रटवाते हैं, रटवाना नहीं है, बच्चों को जानना जरूरी है कि कहाँ बच्चे कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये करना चाहता हूँ, करता हमेशा, ठीक है। मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चे को कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। सवाल नंबर 41 नंबर, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन होता है। देखिए मैंने बताया था कि जब प्रतिबिंब बनेगा आभासी, प्रतिबिंब यदि आभासी बने तो उसके लिए एम का जो वैल्यू होगा आवर्धन वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों प्रतिबिंब वास्तविक बने मतलब उल्टा बने, उसके लिए एम का वैल्यू निगेटिव होता है। वो लेंस हो या तो आपका दर्पण हो, दोनों के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, धनात्मक। आभासी बन रहा है ना, आभासी बन रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। सवाल नंबर 42 प्रश्न क्या बोला? उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब आवर्धन का मान होगा। देखिए उत्तल लेंस से पूछ रहा है प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा? एम बराबर निगेटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ? बी नंबर। हमको फिर लेंस से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है क्या आभासी बन रहा है, हमको उससे मतलब है। आवर्धन जो होता है, आवर्धन क्या होता है? एम ही होता है ना। सवाल नंबर 43 फ्रेंड्स बोला किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी वही हो जाएगा, ए नंबर। अवतल लेंस का ऋणात्मक, उत्तल लेंस का धनात्मक। सवाल नंबर फ्रेंड्स 44 नंबर, किसी लेंस तथा दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो मैंने यही बताया था कि एक क्या होता है? मात्रक हो, एक तो डायोप्टर हो गया, एक आपका क्या हो गया? मीटर इनवर्स हो जाता। किसका? सॉरी आपका क्या था? वो आपका क्षमता का था। लेकिन ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आवर्धन का। तो फ्रेंड्स चूंकि आवर्धन जो होता है फ्रेंड्स आपका, वो होता है फ्रेंड्स क्या क्या होता है आपको बताइए तो? आवर्धन क्या होता है आपका? वस्तु की दूरी, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है? आवर्धन क्या हो जाएगा आपका? वस्तु आवर्धन फ्रेंड्स आपका एम फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आपका? एम बराबर फ्रेंड्स पहला फ्रेंड्स क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी, और फ्रेंड्स क्या होता है आपका? वस्तु की दूरी। तो फ्रेंड्स प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मान लो कुछ मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, लेकिन मीटर ही होगा ना, तो मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या? 1। 1 मतलब क्या? कुछ भी, 0, एन के पावर 0, मतलब मात्रक क्या हो जाएगा? विमाहीन हो जाएगा। कोई इसका मात्रक नहीं होता, मात्रक विमाहीन होता है ना। कोई पूछेगा आवर्धन का मात्रक क्या होता है, बोले कुछ होता नहीं इसका, मतलब मात्रक विहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज करते हैं 45 में सवाल को क्या कहता है। देखिए सारे सारे बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, मुझे मेहनत लगा बनाने में, ठीक है, इसको हल्का मत लीजिए आप लोग, ठीक है। 45 सवाल फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों ये साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। दर्पण में फोकस क्या होता है? 1 होता है, लेकिन लेंस से फोकस 2 होता है। ऑप्शन में राइट आंसर। बोले कैसे सर? मैं तो रटवाता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे रटा हुआ है नहीं, मुझे समझाने का मन है। मान लीजिए एक लेंस है, तो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक होगा F1, यहाँ पढ़िएगा तो 2F1, इधर होता है एक F2, इधर होता है 2F2। तो टोटल यहाँ पर दर्पण की कितना होगा फोकस दूरी? 2 हो गया ना।
तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मैंने यही बताया था कि एक उत्तल लेंस है और यहाँ पे क्या आपका f है और यहाँ पे क्या 2f है। तो बोल क्या रहा है कि 2f और अनंत के बीच, इधर क्या आपका इनफाइनाइट है, तो यहाँ प्रतिबिंब रखा हुआ है, तो वस्तु ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर प्रतिबिंब यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा, कटता है, कटता है तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है कटने पे। तो कहाँ बनता है फिर सबका, तो देखिए तो प्रतिबिंब तो फिर उल्टा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए ए था, यहाँ पे बी था, तो ये ए हो जाएगा, नीचे बी हो जाएगा, उल्टा बनता है। और छोटा चूंकि बनता है, ये छोटा बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा छोटा बनता है, ठीक है, बड़ा नहीं बनता, क्योंकि अनंत के बीच में ना, तो अनंत से छोटा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कई लेंसों के संयोजन से बना एक एकल लेंस की उपयोगिता क्या है ना। तो देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स कोई दो लेंस है, ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत सारे लेंस, मान लीजिए दो लेंस को मिला दिया, P1 और P2 को मिला दिया, तो लेंस का क्षमता चूंकि बढ़ जाएगा ना। तो चूंकि ये सब जहाँ यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, ये करते हैं आपका सूक्ष्मदर्शी के रूप में करते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी का तो मतलब होता है माइक्रोस्कोप, तो ये सब वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 48 नंबर, किसी एफ फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था ना कि मैंने क्या बताया था, पी जो होता है क्या होता है, 1 बटा फोकस दूरी होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। याद दोस्तों, पी बराबर जहाँ तक यहाँ दोस्तों एफ जो रहेगा ना फ्रेंड्स आपका मीटर में रहेगा, और यहाँ तो होगा 100 बटा एफ होता है, यहाँ दोस्तों मीटर एफ सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये दो फॉर्मूला होता था, कहाँ पे आपका देखिए तो 1/f हो जाएगा आंसर। 49 नंबर दोस्तों क्या बोल रहा है सवाल, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो उसके फोकस दूरी क्या हो जाएगा। देखिए P बराबर दे दिया आपका -5 और पूछ रहा है F का मान। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है P बराबर 1/f, मतलब F बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका -1/5 हो जाएगा। अब चूंकि 5 होगा नहीं, यहाँ पे फोकस दूरी मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया गया, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यहाँ पे 100 लग जाएगा ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, पड़ जाएगा क्या जाएगा -20 सेंटीमीटर। कहाँ पे देखिए तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 नंबर, बोरा के निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त नहीं होता है। ये मैंने सवाल बहुत आपको रिकमेंड किया था, याद कर लीजिए, इस मैं लिया हुई हूँ, क्योंकि तो या मैं आता भी है सवाल, ठीक है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। तो लेंस बनाने में क्या क्या यूज होगा भाई, कांच तो ग्लास जरूरी है, वाटर भी जरूरी है ना, प्लास्टिक भी जरूरी है, लेकिन मिट्टी का भाई क्या काम है, मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसलिए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसलिए फिर इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर हम लोग मिट्टी का कोई यूज ही नहीं करते हैं, मिट्टी का कोई काम नहीं होता लेंस बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 सवालों को देखा हूं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते देखते हैं 51वें सवाल को क्या कहता है। सवाल है फिर 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने में वस्तु का प्रतिबिंब डॉट डॉट भाट क्या बनेगा। तो इसका फ्रेंड्स देखिए, आप दोस्तों मान लीजिए एक हार्ड वस्तु लटका हुआ है, ठीक है, उसको आप देख रहे हैं, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा आपके माइंड पे, आपका आंख पे, तो वो सेम साइज का बनेगा, कोई दूसरा नहीं हो रहा, मतलब उतना ही आपको प्रतीत होगा, उतना ही आपका लगेगा, फील होगा। लेकिन वही वस्तु को पानी में डाल दीजिए, अब ऐसे मतलब एक फुटबॉल ही मेरे पास है, फुटबॉल है, उसको मैं डाल दिया, अब ये फ्रेंड्स क्या होगा ना, अब उसको ऊपर से देखिएगा लंबवत, तो कैसे होगा, तो आपको तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना फिर आपका वो ऐसा लगेगा फ्रेंड्स, आपका जो बॉल जो है आपका वो बहुत दूर है, या सिक्का ही मान लीजिए, सिक्का बहुत दूर है, इसका आंसर क्या जगह दूर। ये सब आप ये प्रयोग कर सकते हैं घर में ही, ठीक है। मान लीजिए कढ़ाई वगैरह में कुछ पानी लीजिए, सिक्का डाल दीजिए, एक परपेंडिकुलर देखिएगा, पता चल जाएगा आपको, अलग अलग एंगल से देखने पर आपको अलग अलग आपको प्रतीत होगा, ठीक है। 52 नंबर, उत्तल लेंस में जब बीम यानी वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल लेंस में जब दोस्तों हम लोग वस्तु को फोकस यानी एफ एवं लेंस के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस हमेशा काल्पनिक ही बनता है और सीधा बनता है, ठीक है।
53 नंबर सवाल फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस का क्षमता क्या होगा भाई, बात वही है, आपका एफ का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर, पी बराबर पूछ रहा था, फॉर्मूला क्या होता है 100/f होता है, 100/20 हो जाएगा, यानी कि 5 क्या हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा, या आपका सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो +5 कहाँ है देखिए, तो +5 यहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 54 नंबर, क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद, किसी लेंस के दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे मैं लेंस बनाया, उत्तल लेंस का बात कर रहा है ना, तो यहाँ दोस्तों एक पी होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाले जो किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद, मतलब चूंकि ग्लास है, अपवर्तन तो होगा ही होगा, तो क्या होगा विचलन, और क्या होता है चूंकि प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ से चूंकि मैं लाइन को गुजारा तो कुछ विचलन हुआ नहीं ना, सीधा गुजर गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये नंबर, विचलन नहीं होता है। लेकिन वही दोस्तों मैं प्रकाश को यहाँ से गुजारता हूँ तो ऐसे हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है विचलन, लेकिन यहाँ पे तो क्या आपका विचलन नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ है लेकिन दूसरा तल समतल हो, वो लेंस क्या होगा। एक लेंस उभरा है मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ है, और दूसरा तल समतल है, उसको क्या बोलते हैं, एक लेंस जो आपका उभरा है ऐसे, और एक आपका एकदम समतल है, उसको क्या बोलेंगे। तो चूंकि इधर फिर से आपका समतल है और इधर आपका क्या उत्तल है, दोनों को जोड़ दीजिएगा बन जाए क्या ऐसा लेंस, समतलोत्तल। समतलोत्तल कहां पे आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, उत्तल लेंस के काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु हो। उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु हो। आपका ऑप्शन है फोकस पे, बी अनंत पे, सी फोकस सांतर से कम दूरी पे, डी में से कोई, आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब भी तो आपको उत्तल लेंस प्रतिबिंब देखना है काल्पनिक, तो फिर आपको हमेशा जो वस्तु को फिर आपको कहाँ रखना होगा, आपका फोकस से कम डिस्टेंस पे, है ना, एफ से कम डिस्टेंस, एफ के अंदर रहेगा वस्तु, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। सवाल है दोस्तों 57 नंबर, क्या बोला कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होती है। तो आपका ऑप्शन ए कम, बी अधिक, सी बराबर, आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। मोटा लेंस का जो फोकस दूरी होता है ना, पतला की तुलना से कम होगा, क्यों, क्योंकि मोटा है तो भाई फोकस दूरी क्या होगा उसका ज्यादा हो जाएगा, और चूंकि एफ पता ही है आपको, एफ ज्यादा है मतलब फोकस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। सवाल नंबर 58 नंबर, क्या बोल रहा है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चल अधिकतम होती है ना। तो इसका आप अंदाजा खुद पे खुद लगा सकते हैं, वाटर में कि हीरा में कि शीशा में कि हवा में, तो क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा, आपका हवा में हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, कितना होता है 3 लाख होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं 59 नंबर सवाल को क्या बोलता है। प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, बोल रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब दोस्तों होता है फैलाना, मतलब कौन ऐसा लेंस है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है ना, उससे गुजरने के बाद, तो आपका अवतल लेंस होता है ना। लेकिन उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है आपका अभिसारी होता है, ये आपका क्या अभिसारी होता है, ठीक है अभिसारी, लेकिन ये क्या होता है अपसारी होता है। सवाल है दोस्तों 60 नंबर, प्रश्न क्या बोल रहा है, वायु में प्रकाश की चल निर्वात के पीछे होती है। वायु में जब प्रकाश चल होता है तो निर्वात के पीछे क्या होता है, तो बहुत ही वैल्यू देखा है, तो हम लोग दोस्तों निर्वात के लिए और वायु के लिए दोनों एक ही पुट करते 3 उसके बाद 8, लेकिन दोस्तों देखा जाए ना जिसका जो वैल्यू तो बहुत बड़ा होता है ना, हम लोग 3-4 अंक तक लेते हैं, लेकिन दोस्तों यदि निर्वात में दोस्तों देखा जाए ना तो ज़्यादा होता है, यदि सबसे ज़्यादा दोस्तों देखा जाए तो निर्वात में ज़्यादा होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या देगा, वायु में प्रकाश चल, तो वायु में क्या होता है कम होता है निर्वात की अपेक्षा, ठीक है।
आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर। कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। इसे दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ग्लास है, ठीक है, और मैंने यहां से एक लाइटें गुजरा ऐसे, इसे तो लाइट को गुजरना चाहिए था ऐसे, बट दोस्तों ये लाइट गुजरा ऐसे, ठीक है, फिर दोस्तों इसको गुजरना चाहिए था ऐसे, बट दोस्तों ये गुजरा ऐसे। तो यहाँ क्या हो रहा है पता है आपको ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अपवर्तन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा। कुछ भाग अवशोषित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है, कुछ प्रवर्तित होता है। तो आपका ऑप्शन में डी भी सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अपवर्तन प्रवर्तन सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, अवशोषित भी हो रहा है यहाँ पे। सवाल नंबर 62 नंबर ये रहा आपका सामने। बोल रहा कि प्रकाश से किरणें हो सकती है। मैंने आपको बताया था प्रकाश की किरणें क्या हो सकती है। पहला तो प्रकाश की तरंग हो सकती है, तरंग और कण हो सकती है। सेकेंड नंबर बन सकता सवाल ये कि प्रकाश की किरणें कहाँ भाई, दर्पण से प्रवर्तित हो सकती है, सही बात है। पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित हो सकता है, ये भी बात है, ग्लास से भी हुआ ना अपवर्तन हुआ ना इसका। सी नंबर लेंस द्वारा अपवर्तित, ये भी हो सकता है, चूंकि लेंस तो ग्लास का ही बना रहता है, शीशा का ही बना रहता है, तो वहाँ भी अपवर्तन हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो सवालों को रट्टा मत मारिए, समझिए ऑप्शन को समझिए, है ना। आगे बढ़ते फ्रेंड्स हम लोग 63वें सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहा था फ्रेंड्स, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, कि ए और बी दोनों, और डी एस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, डी सी नंबर, दोनों ही बनता है ना। 64 नंबर सवाल फ्रेंड्स हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में कौन से स्नेल का नियम है। तो हम लोग फ्रेंड्स स्नेल के नियम का एक स्टेटमेंट पढ़े, क्या पढ़े पता है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जो जया होता था फ्रेंड्स आपका, बट अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया, जया का मतलब फ्रेंड्स होता है साइन। वो फिर क्या होता है, माध्यम के क्या होता है, बराबर होता है, वर्तमान के बराबर होता है। देखिए तो कहाँ पे साइन आई बटा साइन आर है, देखिए तो यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर, कहाँ पे देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। आप लोग सिनेमा वगैरह देखने आते होंगे, मूवी वगैरह, है ना। तो हम से पर्दे जो प्रतिबिंब बनता है, चूंकि वो प्रतिबिंब बनता है ना, पीछे से लाइटें आते हैं और प्रोजेक्टर से बनते हैं। तो प्रतिबिंब जो बनता है फिर कैसा होता है, देखेंगे आप लोग कैसे बनता है, वो वास्तविक बनता है जनरली, ठीक है। वो प्रतिबिंब फिर बनता है आपका वास्तविक बनता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। लेकिन हम लोग फिर कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते फिर हम लोग 66 नंबर। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, मैंने ही बताया था। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये तो बोलते नहीं, ये तो बोलते नहीं, है ना। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इसको एम से डिनोट करते हैं। सवाल है फिर हमारा 67 नंबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध क्या है। तो हम सबको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन क्या होता है, बराबर होते हैं। हम सब ऐसे पढ़े हैं ना, ऐसे ऐसे, यहाँ मतलब लाइटें आया लाइटें गया, ऐसे ऐसे मान लीजिए। और यहाँ पे क्या होता है, एक अभिलंब होता है, यहाँ पे बनता है आई, यहाँ बनता है आर, दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं ना। तो आई बराबर आर, आपका ऑप्शन में राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है। तो ये आपको 1.3 याद कर लीजिएगा, 1.36। और दोस्तों ही डायमंड का ये भी याद कर लीजिएगा, 2.44। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 69 नंबर। आवर्धन एम का मान ऋणात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्योंकि एम क्या है, एम क्या आपका निगेटिव, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स हमारा 70 नंबर। क्या फ्रेंड्स बोल रहा है, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। तो मैंने यही बताया था कि लेंस जो सूत्र होता है, क्षमता मतलब क्या बोल रहा है आपका, मतलब समझे ना,
देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब चूंकि फिर हम लोग सब जानते हैं कि p जो होता है 1/f के बराबर होता है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर p। तो कहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए तो बी नंबर। नेक्स्ट सवाल फिर हमारा 71 नंबर, प्रकाशी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशी जो माध्यम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो जो प्रकाशी में 2 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन कौन सा? एक होता है बस सघन माध्यम और दूसरा फिर होता है विरल माध्यम। सघन में तो प्रकाश का फिर क्या होता है कम होगा और विरल प्रकाश का फिर क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। इससे आपका 71 साल हमारा ये सवाल आपका फ्रेंड्स बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन करते हैं 3 प्रकार डाल देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्रकाश मतलब 2 प्रकार, सघन और विरल। सघन में प्रकाश कम होगा और विरल में क्या होगा ज्यादा होगा प्रकाश का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। सवाल तुम्हारा 72 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रकाशित माध्यम कौन है? आपका लकड़ी है, लोहा है, शीशा है, तांबा है। तो प्रकाशित का मतलब से प्रकाश गुजर जाए, लकड़ी से तो होगा नहीं, लोहा से तो होगा नहीं, शीशा से गुजर जाएगा ना, तो शीशा क्या होगा प्रकाशित माध्यम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर, निम्न में किसका अपवर्तनांक 2.44 है? तो मैं तो बोलते हुए आपको थक गया हूँ वीडियो में, 3-4 बार मैंने बोल दिया हूँ, है ना, कि याद कर, देखिए याद करना ही पड़ेगा आपको। तो क्या होगा इसका, डायमंड का होता है, हीरा कहाँ पे आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन में 74 नंबर को। प्रश्न क्या बोला कि विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। तो मैंने यही आपको बताया था, विरल मतलब क्या होता है ज्यादा, विरल मतलब बड़ा और सघन मतलब कम, ठीक है। सघन का मतलब होता है सघन मतलब एकदम नैरो, है ना। तो इसका आंसर क्या था आपका अधिक होता है, विरल में ज्यादा होता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर सब पढ़ते हैं क्या 75 नंबर सवाल को क्या बोलता है। प्रश्न फिर से ये बोला आपका कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः वह क्या होती है? जैसे फिर मान लीजिए ना आप लोग, हवा है, इधर आपका हवा है, इधर आपका क्या पानी है, तो आपको तो पता है हवा में प्रकाश ज़्यादा होता है, पानी में कम होता है। तो ये ऐसे आएगा, बताइए दोस्तों ये फिर क्या होगा, ये आपको दूर जाएगा दोस्तों, यहाँ ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे आएगा, बताइए आप लोग ऐसे आएगा, क्योंकि इधर सघन है जाने नहीं देगा, मतलब प्रकाश का चाल जो होगा दोस्तों कम हो जाएगा स्पीड ना, तो यही बोल रहा है। तो अभिलंब ऐसे डाला जाता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि विरल माध्यम से सघन मतलब हवा से पानी जाने प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती, चलिए धीमा हो गया। तो आता हुआ क्या हो रहा है, ये अभिलंब चूंकि ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब के किधर क्या नजदीक आ रहा है ना, नजदीक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका अभिलंब के सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं 76 नंबर सवाल को क्या बोलता है। प्रश्न ये बोला कि माध्यम के बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। आपका ऑप्शन प्रकीर्णन, बी है विचलन, सी है प्रवर्तन, डी है अपवर्तन। तो आपका डी हो जाएगा। अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और विचलित होती है ना, गिलास से पानी, पानी से गिलास, हवा से गिलास, इसे पढ़ते हैं ना अपवर्तन में। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर, पानी प्रकाश का वेग CW, कांच में CG है तो क्या हो जाएगा, पानी प्रकाश का जो चाल आपका है वो फिर सबका क्या होता है आपका CW है ना, और कांच में CG है, तो बोला क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो पानी, इसका फिर आपका आंसर क्या होगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। वाटर में चूंकि ज्यादा होता है प्रकाश चाल ग्लास से, तो आपका CW हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं 78 नंबर सवाल को क्या बोलता है। प्रश्न बोला कि कांच के झिल्ली या सिल्ली को पार करने वाले प्रकाश की किरणें पैदा होती है। प्रकाश की जो सिल्ली होता है, कांच का जो सिल्ली होता है आपका, है ना, स्लैब होता है उसमें, तो वहां से जो प्रकाश की किरणें पैदा होती है, पास करती है, वो फिर क्या होती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर फिर पार्श्व विस्थापन, याद कर लीजिएगा। कांच की सिल्ली से प्रकाश को पार करना जो होता है वो फिर पार्श्व विस्थापन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग 79 सवाल क्या बोलता है। सवाल बोल रहा है कि मृग मरीचिका का जो मुख्य कारण है, मृग मरीचिका जो होता है फ्रेंड्स आपका, इसका कारण क्या है, ठीक है। जो कि आपको ये देखने को फ्रेंड्स मिलता है आपको गर्मी के दिनों में, मरुस्थलों वगैरह में तो आपको देखने को मिलेगा।
तो इसका कारण क्या था? इसका आपका ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, बी में अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी प्रकाश के पूर्णाति प्रवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिर्गमारीचिका फ्रेंड्स आपका क्या होता है? एक तरह से कुछ नहीं, एक तो ऐसा फिनोमेना है दोस्तों जो कि आपको जल्दी होता नहीं, वो दिखता है आपको। आपको जैसे जाएगा रेगिस्तान तो आपको लगेगा पानी वहाँ पे, लेकिन पानी रहता नहीं है। एक आपको गर्मी दिन देखिएगा रोड पे आपको पानी दिखेगा, है ना, दूर, लेकिन वहाँ पर रहता नहीं। ये सब प्रकाश के पुनादि प्रवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, मिर्गमारीचिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 क्या बोल रहा? बोल रहा है फ्रेंड्स कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है भाई? देखिए मान लो पानी में यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे आप ऐसे छड़ डाल दिए तो आप देखिए तो सब टेढ़ा दिखाई देगा, है ना, भले माले सीधा है, लेकिन आप यदि यहाँ से देखिएगा ना ऐसे अपने आँख से तो आपको फ्रेंड्स आपको टेढ़ा दिखाई देगा। तो अपवर्तन के कारण ही होता है, आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 81 क्या बोल रहा है? क्रांति कोण होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। तो ये तो कुछ एंगल है नहीं, ये तो क्या होता है? एंगल बनता है दोस्तों सघन कोण में आपतन कोण के बीच। ठीक है, इसका आंसर कहाँ पे? सघन कोण। देखिए तो यहाँ पे सघन माध्यम जो मान लीजिए आपका सघन माध्यम मान लीजिए क्या पे है, मान लीजिए आपका ऐसा मैं लिया था ना, मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका ग्लास था, मान लीजिए हवा था आपका, यहाँ पे आपका क्या था? पानी था। ठीक है, तो पानी चूंकि सघन माध्यम है तो यहाँ पे दोस्तों आपतन जो कोण बनता है दोस्तों ना, उसी को क्या बोलता है आपको? बस वहाँ पे आपका आपतन कोण बनेगा ना आई, यहाँ बनेगा आर, तो वही आपतन कोण बनता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? आपका क्रांति कोण कहलाता है। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 82 नंबर क्या बोल रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम काय दिखाई देती है? तो इसका भी आंसर आपका अपवर्तन हो जाएगा, है ना। ये सब सारे सवाल को एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है, इसलिए सारे सवाल को देखो, ध्यान से समझो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कतई मत करो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को यहाँ आना चाहिए भाई, इतना मेहनत किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ सब्सक्राइब कर दे ताकि बच्चे मोटिवेट हो, ठीक है, और बच्चे जुड़े रहे हमसे, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करते रहे हमेशा, ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन मिल रहा है। 83 नंबर, किस दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो मैंने ही बोला था आपका एक दो दर्पण होता है, एक तो समतल तो है ही होता है भाई, है ना, एक उत्तल है दोस्तों, उत्तल में भी बात यही है, आपका कहीं भी जाइएगा ना आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। डी इज राइट आंसर। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 84 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि फ्रेंड्स किसी शब्दकोश यानी शब्दकोश का मतलब समझ क्या होता है? वर्ड मीनिंग जो डिक्शनरी वगैरह में पाए गए, डिक्शनरी में पाए गए छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटे छोटे को देखना, बड़ा देखना, मतलब छोटे चीज को बड़ा करना, इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो इसका पहला आपका ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स इसका पावर कितना आ जाएगा बताइए? प्लस में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस -2 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस तो कितना हो जाएगा आपका? प्लस B2500। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यानी P बराबर -2। आपको बड़ा कौन दिख रहा है इसमें? पावर कितना है इसका, है ना, यानी कि आपका यूज करेंगे, क्योंकि छोटा को बड़ा दिखा ना, मतलब पावर ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 85, प्रकाश का निर्वात में चल कितना होता है? तो प्रकाश से कितना होता है? वही 3/8 ले लीजिएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, है ना, 3/8। ये इसको तो कहीं के ना आपका 3 लाख लिख देता है किलोमीटर पर सेकेंड, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग 86 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। तो दोस्तों इसका एक ही इसका एग्जाम्पल होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को फिर हम लोग पर्दे पे क्या करते हैं? उतार सकते हैं, लेकिन आभासी को आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिनरी को आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग उतार सकते हैं पर्दे पे। नेक्स्ट सवाल फिर 87 नंबर प्रश्न बोला कि वाहनों के हेडलाइट में समांतर प्रयोग किया जाता है। तो मैंने इसका पहले ही बताया, इस सवाल में आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे हेडलाइट ना रख के वहाँ पे क्या था? अग्रदीप था। तो कौन सा वहाँ पर था? अवतल दर्पण था ना। क्यों भाई? क्योंकि तो गाड़ी के हेडलाइट में क्या होता है ना, प्रकाश को फैलाना रहता है। मान लीजिए यहाँ पे हेडलाइट लगा हुआ है तो प्रकाश हमको फैलाना है, हमको भाई सिर्फ सामने थोड़ी देखना, हमको भाई पूरा रोड को देखना है कि रोड पे क्या है नहीं है, तो इसके लिए प्रकाश फैलाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर
88 सेविंग दर्पण के रूप में किसका प्रयोग? सेविंग मतलब सजावटी वगैरह में देखने के लिए, है ना। तो सेविंग दर्पण, सेविंग समझते हैं ना, दाढ़ी बनाना वगैरह, वहाँ पे भी इसका यूज होता है सेविंग में। तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? तो समतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, 89 नंबर क्या बोल रहा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल मतलब देखिए इसका मतलब होता है तो सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करता है? नाम ही माइक्रो मतलब छोटा, है ना। तो छोटा यानी कि आपका माइक्रोस्कोप उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग 12th में आइएगा तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ठीक है। तो वहां पे देखिएगा आप एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कम फोकस दूरी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 नंबर क्या बोल रहा? प्रवर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? मैंने बताया था कि आपतन कोण प्रवर्तन के क्या होता है? बराबर होते हैं। आपका ऑप्शन ये राइट आंसर। विचलन का तो भाई बातें नहीं होता है। अपवर्तन अपवर्तन कोण, तो ये आपका अपवर्तन तो भाई बातें, तो अपवर्तन का तो मतलब ही कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा? प्रवर्तन के नियम क्या होता है आपका? प्रवर्तन कोण और क्या होगा आपका? एक तो अपवर्तन तो मैं इस बात ही नहीं होता, अपवर्तन कहाँ से आपका अपवर्तन के नियम में चला गया ना, तो ये भी आपका बात नहीं होता। प्रवर्तन में क्या होता है? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है। आपतन मतलब आने वाला किरण, और प्रवर्तन को मतलब जो किरणें जो जाती है, जो कोण बनाती है, उसके द्वारा कोण, जो प्रवर्तन कोण हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 91 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता +1D हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? आपको तो पी का जो मान हो तो आपको 1 दिया हुआ है, तो एफ का मान पूछ रहा है, तो क्या जाएगा फॉर्मूला? एफ बराबर क्या जाएगा? 1/p, यानी कि 1/p, 1/1, यानी कि क्या जाएगा इसका समझ 1 लेके तो आपका क्या बोल रहा है ना, आपका चूंकि फिर बोल रहा है कि अब चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर कहाँ पे आपका? सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते फिर वाला सवाल नंबर 92 क्या बोल रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो कर्व सरफेस से घिरा जो ठोस माध्यम होता है क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, गोलीय लेंस हो जाएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण, तो दो देखिए ठोस माध्यम बोल रहा है ना, तो दर्पण चूंकि माध्यम होता नहीं है ना। लेंस में तो क्या होता है ना, आपका एक माध्यम होता है, मतलब ग्लास ही है, ग्लास ही, तो इस तरह से लेंस होता है, ठीक है। वो आर पार कर सकता है, जैसे मान लीजिए इस तरह, ऐसा तो रहता नहीं है आपका, इस तरह का रहता है, आर पार कर जाएगा किरणें। आपका लेंस इस तरह का रहता है, तो ये ठोस हो गया। और क्या हो गया? घिरा कैसा है? गोलीय। दर्पण में नहीं होता, दर्पण जब कुछ सिर्फ ऐसा रहेगा सिंपल या ऐसा, लेकिन ये आपका लेंस होता है, ये लेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 93 नंबर, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, मतलब बाहर की तरफ कर्व हो, तो बाहर की तरफ कौन कर्व होता है पता है आपका? उत्तल दर्पण। जैसे उत्तल में कैसा होता है? ऐसे अंदर से क्या होता है? रंगा रहता है, अब बाहर क्या उठा हुआ रहता है, तो ये उठा है ना, आपका उठा हुआ है, मतलब वक्रित है, मतलब उत्तल दर्पण। सवाल नंबर जो तुम्हारा 94 नंबर पढ़िए क्या कहता है। बोल रहा है कि लेंस का केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस जो मान लीजिए आपका लेंस इस तरह का है, अब उत्तल लेंस है, तो यहां पे ओ होता है, सो क्या बोलते हैं? केंद्रीय बिंदु बोलते हैं, इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये सब सारे सवाल में करा रहा हूं दोस्तों ना, सारा सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। कहीं भी आप जाइएगा एग्जाम में आए, कोई भी बोर्ड आपका हो, सारा सवाल एग्जाम आपके बोर्ड में आएगा, क्योंकि सारा सवाल आपका एनसीईआरटी बुक से निकाले गए हैं, ठीक है, याद करिएगा। सवाल नंबर तो 95 नंबर, बोला कि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? मोटा लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? जिसका आंसर क्या है आपका? सी हो जाएगा, अधिक होता है, ठीक है। मोटा लेंस का जो मैग्निफिकेशन पावर होता है दोस्तों आपका एम, वो ज्यादा होता है, ठीक है, मोटा लेंस का। सवाल है तुम्हारा 96 नंबर, बोला कि सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है ना, तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। सवाल है तुम्हारा 97 नंबर क्या बोलता है, पढ़िए जरा। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? मैंने बताया था साइड मिरर हो या तो पथ दृश्यक हो, है ना, तो इसका फर्स्ट कैसा प्रयोग करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का ही करते हैं ना, पीछे कुछ वस्तु को देखना होता है हम लोग को, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कुछ उत्तल में इसलिए करते हैं इसका
दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, मैंने बताया था अभी, है ना। इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको दिखा देगा बहुत ही कम एरिया में, इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। सवाल है हमारा 98 नंबर कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कैसा होगा। आपका आर का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एफ पूछ रहा है, क्या हो जाएगा r/2, तो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन नंबर डी जरा आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने फ्रेंड्स आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपका जो पार्ट 1 दोस्तों समझ में आज था, इसके थ्रू फ्रेंड्स हम लोगों ने आज लगभग 98 सवालों को किया हूँ, जो कि एक फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी बात है। एक चैप्टर से, जो कि क्लास 10 के चैप्टर से 98-100 MCQ सवाल को निकालना बहुत ही मेहनत की बात है। इसलिए आप इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए। आपको दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई ड्रिल्स आपका बहुत सारे सवाल नए नए हैं जो आपको कहीं देखे नहीं होंगे, आप उसको गौर नहीं किए होंगे, इस सारे सवाल को देखिए और सारे सवाल आपको पूरे एग्जाम में आने के सामने बन रहे, ठीक है। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, आपको कहीं जा रहा है इधर तो नहीं देखना, बस सारा इसी एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 का सवाल था फ्रेंड्स आपका। इस तरीके से चैप्टर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 ऐसे लगातार आते जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वीडियो फिर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना ज़्यादा तो दोस्तों के साथ, ताकि अभी जितने सारे दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे, वो सारे वो भी जाने इस सवालों को फायदा उठाएं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही 1 शॉट वीडियो MCQ का हो या तो 1 शॉट चैप्टर का हो, मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।